अभिनव झा की अनोखी कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं हमारे अगले चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जी हाँ, यहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की पूरी कहानी हम लोग देखेंगे और साथ में एग्जम्पशन के बारे में भी चर्चा करेंगे, मुख्य मुख्य चीजों का एग्जम्पशन के बारे में जो कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये हमारा सीए फाइनल का वीडियोस है, जिसमें वनडे रिवीजन वीडियोस आप इसको बोल सकते हो, लास्ट मिनट रिवीजन या लास्ट मोमेंट रिवीजन भी कह सकते हो। यहाँ पर 11 से 12 घंटे में पूरे जीएसटी को हमने रिवाइज करवाया हुआ है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बड़े ध्यान से इस वीडियोस को सुनोगे और ये वीडियोस आपके लिए तब ज्यादा रिलेवेंट होगा जब आपको पहले से पता हो सारी चीजें, यानी कि आपने जीएसटी ऑलरेडी पढ़ रखा है। जैसा कि आपको पता है कि जो सेक्शन 9 का सबसेक्शन 1 होता है उसमें बोलता है सप्लायर जीएसटी पे करने के लिए लायबल होता है। जी हाँ, जो सप्लाई करेगा वो लायबल होता है, वो 9 का 1 कहता है। 9 का 3 में बोलता है कि कुछ काउंसिल के रिकमेंडेशन से गवर्नमेंट ने कुछ मामलों को नोटिफाई किया है, वहां पर बोला गया है रिसिपिएंट लायबल होगा। जहां पर रिसिपिएंट लायबल होता है उसी को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के नाम से पुकारा जाता है। 9 का 4 बोलता है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन से कुछ नोटिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन नोटिफाइड सप्लाई लेते हैं तो भी रिसिपिएंट लायबल होगा। ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन बतौर रिसिपिएंट लायबल हो जाएगा, ये 9 का 4 बोलता है। तो ये दो मामले आते हैं आपके रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से। 9 का 3 में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कुछ नोटिफाइड गुड्स और कुछ नोटिफाइड सर्विसेज के मामले में बताया गया है। ये जो गुड्स है वो आपके सिलेबस में पढ़ना नहीं है, सीए फाइनल और इंटर के सिलेबस में पढ़ना नहीं है। ये सर्विसेज के जो मामले नोटिफाइड है उसको आपको पढ़ना है। यहीं पर हम लोग 9 के 3 में जो सर्विसेज के नोटिफाइड मामले हैं उसको हम लोग डिटेल में अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैं आपको सेक्शन 9 का सबसेक्शन 4 बताना चाहता हूं। सेक्शन 9 का सबसेक्शन 4 आपको क्या कहता है कि अगर आप रजिस्टर्ड पर्सन हो, आप एक नोटिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन हो। जी हाँ, केवल रजिस्टर्ड से नहीं चलेगा, आप एक नोटिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन यानी कि नोटिफिकेशन में आपकी चर्चा की गई है और आप नोटिफाइड सप्लाई लेते हो, तो ये लोग लायबल हो जाएंगे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से जीएसटी पे करने के लिए। नोटिफिकेशन नंबर 7/2019 से प्रमोटर को कुछ मामले में बोला गया कि भाई साहब अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई लोगे ना तो आप ही खुद ही लायबल होगे, क्योंकि बतौर रजिस्टर्ड पर्सन आप प्रमोटर अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई लेते हो तो आप लोग लायबल होगे जीएसटी पे करने के लिए रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से। ऐसे कौन कौन से मामले हैं? सीमेंट या कैपिटल गुड्स अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से लेते हो तो प्रमोटर आप ही लायबल होगे जीएसटी पे करने के लिए। फिर बोला कि एनी गुड्स और सर्विसेज एक्सेप्ट 3, एनी गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट 3, ये तीनों को छोड़कर, ये लिस्ट के 3 आइटम को छोड़कर, ये लिस्ट के 3 आइटम ऑलरेडी 9(3) में कवर किए गए थे, इसीलिए यहां पर एक्सेप्ट करके बोला गया कि अगर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से बाकी सीमेंट कैपिटल गुड्स के अलावा और इन 3 के अलावा कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई लेते हो ना अनरजिस्टर्ड पर्सन से, तो प्रमोटर भाई साहब आप खुद ही लायबल हो जाओगे। 9 का जो 3 है आपको जो क्या बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का एंट्री नंबर 5B एंड 5C में बताया गया है ये 3 आइटम के बारे में। यहां पर क्या बताया गया है ये अभी मैं बता देता हूं ताकि आगे ना बताना पड़े कंपेयर करके। यहां पर बोला गया कि सप्लाई देने वाला जो सप्लायर है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, लेकिन यहां पर बोला गया सप्लायर एनी पर्सन है। सप्लायर एनी पर्सन है, रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो। अगर ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट सप्लायर देता है या फिर फ्लोर स्पेस इंडेक्स इंक्लूडिंग एडिशनल फ्लोर स्पेस इंडेक्स सप्लायर देता है या फिर लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड देता है, तो ये आपका बोला गया हर हाल में प्रमोटर भाई साहब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से लायबल हो जाएंगे। अब यहां पर बोला गया कि जो लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड है वो किसको कहा जाएगा, तो अगर 30 साल या उससे अधिक के लिए लैंड को लीज पर दिया गया है, 30 साल या उससे अधिक के लिए लैंड को लीज पर दिया गया है जिसका अपफ्रंट में प्रीमियम डिसाइड किया गया है, चाहे वो सलामी के नाम से पुकारो, रेंट के नाम से पुकारो, डिपॉजिट के नाम से पुकारो या अदर सम रिसीव के नाम से पुकारो, तो ये दोनों कंडीशन पूरा कर दिया तो ये लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड कहलाएगा। ठीक है, बाकी ट्रांसफर डेवलपमेंट राइट और फ्लोर स्पेस इंडेक्स के बारे में आपने देख लिया कि इन मामलों में देने वाला कोई भी हो, लेने वाला अगर प्रमोटर है तो वही लायबल हो जाएगा जीएसटी पे करने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की कहानी। आपको जैसा कि पता है एग्जाम्पशन चैप्टर से कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अगर मोटर व्हीकल या कन्वेंस को हायर पर लेता है, भाड़े पे लेता है, मेरा गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है और आपके पास ट्रक है, मैंने उसको भाड़े पे लिया तो जीएसटी के लिए में एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो रिसीव किया हायर पर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने तो एग्जेम्प्टेड हो जाएगा। लेकिन अगर सर्विस प्रोवाइड किया तो इनके पास 2 ऑप्शन है, या तो 5% वाले ऑप्शन में जाओ नहीं तो 12% वाले ऑप्शन में जाओ। 12% वाला ऑप्शन अगर आप लेते हो ना तो फायदा ये है जीटीए को कि उनको आईटीसी मिलेगा, 5% वाले ऑप्शन में आईटीसी नहीं मिलेगा। तो 5% हो या 12% हो, अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई दिया ना जीटीए वाला तो वो एग्जम्प्ट हो जाएगा एंट्री नंबर 21A के हिसाब से। अब 5% मामले में नोटिफाइड लोगों को सप्लाई दिया ना तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। ठीक है, 5% वाले मामले में जीटीए ने नोटिफाइड लोगों को सर्विस दिया तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। ये नोटिफाइड लोग कौन कौन है? फैक्ट्री, सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्टर्ड पर्सन, बॉडी कॉर्पोरेट, फर्म या एओपी या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। वेट,
यहाँ पर बात करनी है कि ये सोसाइटी किसी भी लॉ में रजिस्टर्ड चलेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी भी लॉ में रजिस्टर्ड चलेगा, बॉडी कॉर्पोरेट किसी भी लॉ में रजिस्टर्ड चलेगा। लेकिन फैक्ट्री के बारे में बोला, फैक्ट्री एक्ट में रजिस्टर्ड होना चाहिए। सोसाइटी सोसाइटी एक्ट या अदर लॉ किसी में भी रजिस्टर्ड हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी भी लॉ में रजिस्टर्ड हो, बॉडी कॉर्पोरेट किसी भी लॉ में रजिस्टर्ड हो। ये जो रजिस्टर्ड पर्सन और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है ना, वो जीएसटी के प्रोविजन में रजिस्टर्ड होना चाहिए। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और रजिस्टर्ड पर्सन जीएसटी के प्रोविजन के हिसाब से होना चाहिए। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के साथ यूं तो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन हमेशा आता है, लेकिन यहाँ पर नोटिफाइड मामलों में नहीं है। फर्म या बॉडी एओबी के बारे में बोला, ये रजिस्टर्ड नहीं भी हो तो भी चलेगा, तभी भी नोटिफाइड लोग कहलाएंगे ही। तो इन सब नोटिफाइड मामलों में अगर 5% वाला जो जीटीए होता है ना, इन सब नोटिफाइड लोगों को सर्विस देता है, तो इनको जीएसटी लग जाएगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की वजह से। अब यहां पर बोला गया है कि अगर 5% वाला जो जीटीए है ना, 5% ऑप्ट करने वाला जो जीटीए है ना, अगर सरकार लोगों को सर्विस देता है, जैसे ही मैंने सरकार लोग बोला, आपके दिमाग में आना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी या गवर्नमेंट एजेंसी, जिसको सेक्शन 51 के तहत टीडीएस काटने के लिए रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा। अगर ये जो 5% वाला जीटीए इन लोगों को सर्विस देगा ना, तो इन लोगों को जीटीए के द्वारा जो सर्विस मिलता है ना, वो एग्जेम्प्ट होता है। इन लोगों को जीटीए के द्वारा जो सर्विस मिलता है ना, वो एग्जेम्प्ट होता है। ये जीटीए की पूरी कहानी थी। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो को बैक करके, अगर आपने अच्छे से नहीं समझा होगा, नोट नहीं किया होगा, तो फिर आप इसको नोट करोगे। अब हम लोग बात करते हैं लीगल सर्विसेज के बारे में। जब हम लोग एडवोकेट के बारे में चर्चा करते हैं ना, तो एडवोकेट का 3 अर्थ निकलता है। एक इंडिविजुअल एडवोकेट, जैसे कि मैं अकेला एडवोकेट, या फर्म है मेरा तो फर्म ऑफ एडवोकेट, या फिर सीनियर एडवोकेट। ठीक है, तीनों एडवोकेट वर्ड बोला, एडवोकेट बोला तो तीनों एडवोकेट। अब ये सीनियर एडवोकेट क्या होता है, वो एडवोकेट का जो लॉ होता है ना, उसके हिसाब से डिफाइन किया गया, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो ये एडवोकेट शब्द जैसे ही आता है, अगर ये बिजनेस एंटिटी को टैक्सेबल टेरिटरी में, ये बिजनेस एंटिटी है, उनको सर्विस देता है, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है वेट। बिजनेस एंटिटी को सर्विस दिया तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगा। लेकिन एक बात साफ साफ एग्जम्पशन ने बोला कि अगर ये जो बेचारा बिजनेस एंटिटी है, वो प्रीवियस ईयर में टर्नओवर का क्राइटेरिया पूरा नहीं कर पाया सेक्शन 22 का, इसकी वजह से वो नॉट लायबल टू रजिस्टर्ड है। बेचारा नॉट लायबल टू रजिस्टर्ड है ना, तो उसको एग्जम्पशन कर दिया गया कि एडवोकेट का सर्विस अगर ऐसे बिजनेस एंटिटी को जो नॉट लायबल टू रजिस्टर्ड है उनको दिया जाता है ना, तो बिजनेस एंटिटी होने के बावजूद भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा, क्योंकि एग्जम्पशन नोटिफिकेशन में आ जाएगा। नॉन बिजनेस एंटिटी को देना एडवोकेट का सर्विस, ऑब्वियसली आप इंडिविजुअल हो, आपको दिया एडवोकेट का सर्विस, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सरकार लोगों को, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी या गवर्नमेंट एजेंसी जिसको सेक्शन 51 के तहत टीडीएस काटने के लिए रजिस्ट्रेशन लेना था, इनको भी एडवोकेट का सर्विस मिला ना, तो वो भी एग्जेम्प्ट हो जाएगा। फिर बात करते हैं कि इंडिविजुअल एडवोकेट एंड फर्म ऑफ एडवोकेट एक्सक्लूड करते हुए सीनियर को छोड़कर कोई भी एडवोकेट अगर दूसरे एडवोकेट या फर्म को सर्विस देता है ना, तो वो एग्जम्प्ट हो जाता है। एक एडवोकेट का सर्विस दूसरे एडवोकेट को लेना, देने वाला सीनियर एडवोकेट नहीं होना चाहिए। दूसरे एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस दिया इंडिविजुअल एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट, तो वो एग्जम्पशन हो जाएगा। बाकी एडवोकेट के मामले में बिजनेस एंटिटी टैक्सेबल टेरिटरी में है तो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर ये सेक्शन 22 के तहत लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन वाला क्राइटेरिया पूरा करता है तो ही ये हमको यहां से पता चल गया। सेम कहानी आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल की दी गई है। यहां पर भी बोला गया है बिजनेस एंटिटी टैक्सेबल टेरिटरी में है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है, लेकिन बिजनेस एंटिटी नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22 है तो उस सिचुएशन में एग्जम्प्ट हो जाएगा, या नॉन बिजनेस एंटिटी है तो एग्जम्प्ट हो जाएगा। और ये जो सरकार लोगों का मैंने नाम लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन टेरिटरी, जिसको सेक्शन 51 के तहत टीडीएस काटने के लिए रजिस्ट्रेशन लेना पड़ा, ठीक है, तो इन लोगों को सर्विस देना भी एग्जेम्प्ट हो जाता है। अब हमारी कहानी आगे बढ़ती है। हम यहाँ पर थोड़ा और डिफिकल्ट मामले को डिस्कस करने जा रहे हैं। जो जीटीए में जो एग्जाम्पशन का मामला है उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का मामला है उसको भी हम लोग डिस्कस नहीं करे, वो एग्जाम्पशन चैप्टर में जानेंगे। हम लोग बात करते हैं कि जो सरकार लोग होते हैं ना, इसमें सरकार लोगों के कहने का मतलब 4 प्रकार के लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और यूनियन टेरिटरी। ये 4 प्रकार के लोग अगर बिजनेस एंटिटी को सर्विस देते हैं, ये 4 सर्विसेज को छोड़कर कोई भी सर्विसेज बिजनेस एंटिटी लेता है ना, तो ये लायबल हो जाएगा। अगर टैक्सेबल टेरिटरी में है तो ये लायबल हो जाएगा, टैक्सेबल टेरिटरी में है तो बिजनेस एंटिटी लायबल हो जाएगा। ठीक है, अब बोलोगे बार बार आप ये क्या बोलो, टैक्सेबल टेरिटरी में है तो, टैक्सेबल टेरिटरी में है तो, क्योंकि आपका आईजीएसटी एक्ट में जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का प्रोविजन है वो बताता है कि अगर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से टैक्सेबल टेरिटरी में सर्विस दिया जाता है तो टैक्सेबल टेरिटरी वाला बंदा ही हमेशा लायबल होगा। आईजीएसटी एक्ट ऐसा बताता है। ये सरकार लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी एक्सेप्ट ये 4 प्रकार के सर्विसेज देते हैं बिजनेस एंटिटी को, तो रिवर्स चार्ज लगेगा। मतलब प्राइमा फेसी अगर देखा जाए तो ये 4 सर्विसेज में फॉरवर्ड चार्ज के तहत सरकार लोग खुद ही लायबल हो जाएंगे। लेकिन वेट, यहां पर बोला गया रेंटिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी वाला जो एक्सेप्शन डाला गया है ना, यहां पर जिसमें फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगना चाहिए था, उसमें बोला गया कि रजिस्टर्ड पर्सन को अगर देते हो ना तभी भी आरसीएम ही लगेगा। मतलब रेंटिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अनरजिस्टर्ड को देते हो तो फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। ये तीनों मामले में हमेशा फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, यानी कि सरकार लोग खुद ही लायबल हो जाएगा
जीएसटी पे करने के लिए। अब ये सरकार लोगों का 3 डिपार्टमेंट कौन कौन सा, जरा उसकी बात करते हैं। पहला पोस्टल डिपार्टमेंट के 4 नोटिफाइड सर्विसेज, 4 ही नोटिफाइड सर्विसेज, जी हाँ, SALE। यहाँ पर बोला गया कि SAS का मतलब स्पीड पोस्ट, ए का मतलब एजेंसी सर्विस, एल का मतलब लाइफ इंश्योरेंस और एक्सप्रेस पार्सल पोस्ट। ये 4 सर्विसेज के केस में ना ये सरकार को यानी कि पोस्टल डिपार्टमेंट को खुद ही जीएसटी पे करना पड़ेगा, एक्सेप्ट वो लोग एक सरकार दूसरे सरकार को पेमेंट कर रहा है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी को ही सर्विस दे रहे हो तो उस सिचुएशन में जीएसटी नहीं लगेगा। बाकी हर मामले में पोस्टल डिपार्टमेंट को इन 4 केसेस में भैया जीएसटी लगेगा, आप ही को देना पड़ेगा, सरकार को ही देना पड़ेगा। फिर बोला कि एयरक्राफ्ट या वेसल का इनसाइड या आउटसाइड प्रीमिसेस, अंदर या बाहर, साफ सफाई का काम हो, सिक्योरिटी का काम हो, कोई भी काम हो, एयरक्राफ्ट या वेसल का काम सरकार लोग ले रहे हो, ये चारों सरकार उठा रहे हो, इसका मतलब आप ही को जीएसटी देना पड़ेगा। ट्रांसपोर्ट का सर्विस, ट्रांसपोर्ट एग्जम्पशन चैप्टर में हम लोग देखेंगे, ट्रांसपोर्ट का सर्विस भी अगर सरकार लोग दे रहा ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, लोकल अथॉरिटी, तो वहां पर भी बोला रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म नहीं लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म से इन लोगों को ही जीएसटी देना पड़ेगा। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की कहानी हम लोगों ने देख ली। एग्जम्पशन चैप्टर में जब आप रेसिडेंशियल ड्वेलिंग के बारे में, होटल इन कैंपसाइट के बारे में बोला, 1000 रुपया या उससे कम अगर टैरिफ वैल्यू वाला रहेगा तो एग्जम्प्टेड हो जाएगा। रेंट पर जो इमूवेबल प्रॉपर्टी को लेते हो तो वहां पर एग्जम्पशन नोटिफिकेशन में भी एग्जम्पशन है, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग का मामला हो या फिर 1000 या उससे कम का होटल वगैरह का जो है ना टैरिफ हो, तो मतलब जो उसका पर डे का किराया होता है वो 1000 या उससे कम हो तो एग्जम्पशन हो जाता है। ठीक है, तो ये रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी में हम लोग देखेंगे। बाकी मामलों में बोला अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो सरकार लोग खुद ही लायबल हो जाएगा। क्या सरकार लोगों की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में? नहीं, अगर सरकार लोग सिक्योरिटी सर्विस देता है तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। एक कहानी आगे आती है जिसमें बोला गया कि सरकार लोग अगर सिक्योरिटी सर्विसेज देता है, जी हाँ, यहाँ पर बोला गया एनी पर्सन एक्सेप्ट बॉडी कॉर्पोरेट, अगर सिक्योरिटी सर्विस देता है, बॉडी कॉर्पोरेट को छोड़कर कोई भी सिक्योरिटी सर्विस देता है रजिस्टर्ड पर्सन को जो टैक्सेबल टेरिटरी में है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। लेकिन यहां पर बोला एक्सेप्ट, एक्सेप्ट में बोला कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, ये 3 तो कॉमन मिल गया सरकार लोगों में, ये 3 पॉइंट तो मिल गया। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और यूनियन टेरिटरी नहीं है यहाँ पर। अब उसके अलावा एक एक्स्ट्रा है गवर्नमेंट एजेंसी जो सेक्शन 51 कहता है टीडीएस काटने के लिए केवल रजिस्ट्रेशन लेता है। ठीक है, इनके मामले में भी बोला ना सिक्योरिटी सर्विस अगर दोगे ना तो फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। और सेक्शन 10 में कंपोजिशन स्कीम वाले या फिर नोटिफाइड स्कीम के तहत सेंट्रल कंसेशनल रेट वाले या कंपोजिशन वाले भी अगर सिक्योरिटी सर्विस देते हैं ना तो वो भी फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म से, ये लोग फॉरवर्ड चार्ज, ये फॉरवर्ड चार्ज से लायबल होंगे सिक्योरिटी सर्विसेज दोगे तो। ठीक है, बाकी केस में बोला बॉडी कॉर्पोरेट को छोड़कर कोई भी सिक्योरिटी सर्विस देगा तो रजिस्टर्ड पर्सन जो टैक्सेबल टेरिटरी में अगर उसको दिया तो वो लायबल होगा, रजिस्टर्ड पर्सन अगर टैक्सेबल टेरिटरी में उसको दिया तो वो लायबल हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोगों ने देखी कि भाई केवल इमूवेबल प्रॉपर्टी तक जाके रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी, पोस्टल सर्विस और एयरक्राफ्ट वेसल और ट्रांसपोर्ट तक ही कहानी खत्म नहीं हुई। आगे सिक्योरिटी सर्विसेज में भी सरकार की कहानी आ गई। अब हम लोग कुछ मामले देखते हैं जहां पर केवल जो लेने वाला है उसको, उसकी तरफ आपको गौर करना है। अगर एक डायरेक्टर का सर्विस कौन लेने वाला होता है तो कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट होता है, तो यहां पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा। सिंपल सी बात है। एजेंट, यहां पर 4 प्रकार के एजेंट की आरसीए में चर्चा की गई है। इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट अगर इंश्योरेंस बिजनेस वाले को सर्विस देता है वो टैक्सेबल टेरिटरी में है तो इंश्योरेंस बिजनेस वाला लायबल हो जाएगा। उसके बाद रिकवरी एजेंट, रिकवरी कौन करवाता है? जो कि लोन वगैरह पे देगा, बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या एनबीएफसी, तो इन लोगों को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत जीएसटी पे करना पड़ेगा। उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट, अब जो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जो रखेगा ना, बैंक या एनबीएफसी रखता है अपना कार्ड वगैरह बेचने के लिए, तो ये लोग लायबल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि डायरेक्ट सेलिंग एजेंट इंडिविजुअल होना चाहिए। एक और एजेंट आता है बिजनेस करस्पॉन्डेंट का एजेंट। अगर बिजनेस करस्पॉन्डेंट अपना एजेंट रख के सर्विस लेता है ना तो वही लायबल होगा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से जीएसटी पे करने के लिए। तो ये 4 प्रकार के एजेंट के नाम, जो इंश्योरेंस एजेंट हो गया आपका, रिकवरी एजेंट हो गया आपका, उसके बाद जो है आपका एक इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट हो गया। इंडिविजुअल लगाना हमेशा, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट बोलना, बाकी इस केस में इंडिविजुअल वर्ड नहीं लगाया पर यहाँ पर लगाया है एक्सेप्ट एनी, मतलब कोई भी को एक्सेप्शन में डाल दिया गया। ठीक है, उसके बाद बिजनेस करस्पॉन्डेंट एजेंट, बिजनेस फैसिलिटेटर्स का सर्विसेज जो होता है ना, जैसे कि बैंकिंग कंपनी क्या करती है ना, गांव वगैरह देहात वगैरह में वो ब्रांच नहीं खोल सकती है, इसलिए वो बिजनेस फैसिलिटेटर्स रखती है, अपना काउंटर खोल लेती है। तो इट मींस ये बिजनेस फैसिलिटेटर्स का सर्विसेज बैंकिंग कंपनी को लेना, ठीक है, तो वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत आ जाएगा। आपको पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, अगर मैं आरबीआई हूं और मैं कोई भी सर्विस देता हूं, आरबीआई कोई भी सर्विस देता है तो वो एग्जम्पशन हो जाता है। लेकिन आरबीआई अगर मेंबर ऑफ ओवरसीइंग कमेटी का सर्विस लेता है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि म्यूजिक, फोटोग्राफी, आर्टिस्टिक या लाइक वर्क, अगर कॉपीराइट एक्ट के तहत अगर ओरिजिनल वर्क है तो ये जो म्यूजिक का, फोटोग्राफी का, आर्टिस्टिक या लाइक वर्क है वो कॉपीराइट एक्ट के तहत ओरिजिनल वर्क होना चाहिए। तो उस परिस्थिति में ये जो म्यूजिक लेने वाला जो है ना, म्यूजिक कंपनी हो, प्रोड्यूसर हो या कोई भी हो, वो लायबल हो जाता है।
ऑथर के मामले में बोला गया कि ऑथर, जैसे कि मान लीजिए मैं ऑथर हूं और मैं टैक्समैन पब्लिकेशन को देता हूं, तो यूं तो टैक्समैन पब्लिकेशन लायबल होता है जीएसटी पे करने के लिए, लेकिन मैं एक रजिस्टर्ड पर्सन हूं, मैं एनेक्सर 2 के हिसाब से इनवॉइस इशू करता हूं और मैं कमिश्नर को डिक्लेरेशन देता हूं कि भाई साहब मैं फॉरवर्ड चार्ज ही लेना चाहता हूं, मैं सारे प्रोविजन को कंप्लाई करूंगा और 1 साल तक अपना ये फॉरवर्ड चार्ज वाला ऑप्शन विड्रॉ भी नहीं करूंगा, तो ऑथर को इटसेल्फ जीएसटी देना पड़ जाएगा। यूं तो पब्लिशर को देना पड़ता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से, लेकिन ये ऑथर ने क्या कर दिया, रजिस्टर्ड होकर एनेक्सर 2 के हिसाब से इनवॉइस इशू कर दिया और डिक्लेरेशन दे दिया कमिश्नर को कि मैं फॉरवर्ड चार्ज लेना चाहता हूं, सारे प्रोविजन को कंप्लाई करूंगा और 1 साल तक विड्रॉ भी नहीं करूंगा, तो ये ऑथर खुद ही लायबल हो जाएगा। यहां तक की कहानी उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर मोटर व्हीकल के केस में। आपने अभी भी देखा था सिक्योरिटी सर्विसेज में भी बोला था एनी एक्सेप्ट बॉडी कॉर्पोरेट, देने वाला एनी एक्सेप्ट बॉडी कॉर्पोरेट। मोटर व्हीकल में भी सेम कहानी होती है, एनी पर्सन एक्सेप्ट बॉडी कॉर्पोरेट। लेकिन यहाँ पर एक और बात बोल दिया गया कि जो सर्विस देगा ना मोटर व्हीकल का, वो 12% वाला इनवॉइस इशू नहीं करना चाहिए, यानी कि वो आईटीसी नहीं लेना चाहिए, वो 5% वाला होना चाहिए, आईटीसी लेने वाला नहीं होना चाहिए। तो एनी पर्सन एक्सेप्ट बॉडी कॉर्पोरेट अगर 12% वाला इनवॉइस इशू नहीं करता है और पैसेंजर को कैरी करने वाला मोटर व्हीकल बॉडी कॉर्पोरेट को देता है, आपने सिक्योरिटी सर्विस में देखा था रजिस्टर्ड पर्सन को देता है, लेने वाला रजिस्टर्ड पर्सन है, लेकिन यहाँ पर बॉडी कॉर्पोरेट है लेने वाला। जो मोटर व्हीकल का सर्विस है उसमें लेने वाला कौन है, बॉडी कॉर्पोरेट है। इस बात को गौर करना है, ठीक है, इस बात को गौर करना है, तो ये लायबल हो जाएगा। यह जो पैसेंजर मोटर व्हीकल की बात करें उसमें कॉस्ट ऑफ फ्यूल भी इंक्लूड हो जाएगा, जिस पर आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा कॉस्ट ऑफ फ्यूल को इंक्लूड करते हुए, ऐसा क्लियर कर दिया गया। अब यहाँ पर बात करते हैं कि हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल के मामले में कहीं कहीं पर एग्जम्पशन है। जब आप एग्जम्पशन चैप्टर पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि 2 मामले ऐसे हैं जिसमें 12 से ज्यादा कैपेसिटी वाला अगर मोटर व्हीकल होगा तो एग्जम्पशन आता है। 12 से अधिक कैपेसिटी वाला अगर स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को दिया जाता है तो वो एग्जम्प्टेड होगा। 12 से अधिक कैपेसिटी वाला अगर लोकल अथॉरिटी को दिया जाता है और वो इलेक्ट्रिक है, लोकल अथॉरिटी को देने के टाइम में इलेक्ट्रिक होना चाहिए और 12 से अधिक कैपेसिटी वाला होना चाहिए, तो एग्जम्प्टेड आ जाता है। अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को, यहाँ पर 12 वाला क्राइटेरिया नहीं है, अगर मोटर व्हीकल गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी को दिया जाता है भाड़े पर तो वो एग्जम्प्टेड हो जाएगा। अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल और इक्विवेलेंट, उसके स्टूडेंट फैकल्टी या स्टाफ को कैरी करने के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दिया जाता है हायर सेकेंडरी तक वाले को, तो स्टूडेंट फैकल्टी या स्टाफ के लिए, तो उस सिचुएशन में वो एग्जम्प्टेड हो जाएगा। तो हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल इन केस में एग्जम्प्टेड है। अब मान लीजिए कि आपके पास सिक्योरिटी नहीं है और आप उसका जो है ना स्पेकुलेशन ट्रेडिंग वगैरह करना चाहते हो, मेरे पास है अगर किसी कंपनी की सिक्योरिटीज, आप मेरे को लेंडर बना देते हो, आप मेरे से बोरो कर लेते हो, तो जो बदले में आप मेरे को पेमेंट दोगे ना सेबी स्कीम के तहत जो लेंडर और बोरोडर बनता है, तो बोरो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से लायबल होता है। इतने लिस्ट के अलावा आईजीएसटी में कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई गई है। वो बोला है कि अगर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से टैक्सेबल टेरिटरी में वाला बंदा अगर सर्विस लेता है ना, या गुड्स का सप्लाई लेता है ना, सॉरी सर्विस का सप्लाई की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में ये लोग लायबल हो जाएंगे। फिर बोला कि नॉन टैक्सेबल टेरिटरी आउटसाइड इंडिया से, विदेश नॉन टैक्सेबल टेरिटरी यहाँ पर विदेश है और मैं भारत के कस्टम स्टेशन पर खड़ा हूँ, इंपोर्टर हूँ मैं, तो मैं जो सर्विस लेता हूँ ना वो कस्टम स्टेशन में जो भारत में मैं खड़ा हूँ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से, मैं उस सर्विस पर जीएसटी दूंगा, ठीक है। अगर मैं वेसल से कैरी करवाता हूं अपने गुड्स को, ठीक है, अपने वेसल से कैरी करवाता हूं, तो ये साफ बोला गया। अब हम लोग कुछ मामले ऐसे देखते हैं जहां पर आपका न सप्लायर न रिसिपिएंट बल्कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर लायबल होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कौन होता है, जिसके पास डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटीज है, यानी कि जो देता है, जैसे कि आपका ओला कैब वाला हो गया, मेक माई ट्रिप हो गया, या जो भी आप जो है ना बुकिंग करते हो ना फोन वगैरह से, स्मार्टफोन वगैरह से, नेट वगैरह से, वो सारे जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक फैसिलिटीज ओन ऑपरेट या मैनेज करते हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर बोला गया। यहां पर बोला गया 2 बातें, बोला गया एक तो कैब वाला होता है, तो कैब वाला किसी भी कीमत में जो है ना रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, कैब वाले को रजिस्टर्ड होने का कोई क्राइटेरिया नहीं है। कैब वाले को अगर बुकिंग देता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ही लायबल होगा जीएसटी देने के लिए और सारे प्रोविजन को कंप्लाई करने के लिए, जैसे रिटर्न वगैरह फाइल करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कैब वाले मामले में तो हमेशा वही लायबल होगा, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडर रजिस्टर्ड हो या अनरजिस्टर्ड हो। लेकिन बाकी 2 मामले में काउंसिल रिकमेंडेशन से गवर्नमेंट ने बताया कि बाकी 2 मामले में अनरजिस्टर्ड होगा ना सर्विस प्रोवाइडर तो ही इको लायबल होगा, अनरजिस्टर्ड हुआ ना, अनरजिस्टर्ड भी नहीं, यहाँ पर बोलना गलत है, नॉट लायबल फॉर रजिस्टर्ड है, नॉट लायबल फॉर रजिस्टर्ड है ना 2 बंदे, तो ही इको लायबल होगा। जैसे कि होटल वाला हो गया, तो जो आपका लॉजिंग या फिर रेसिडेंशियल हो गया, ठीक है, लॉजिंग या रेसिडेंशियल के लिए आप कौन कौन से ऐप का इस्तेमाल करते हो, आप खुद ही जान रहे होगे कि आप क्या बोलते हैं, लॉजिंग के लिए भी जो है ना आप ऐप यूज करते हो, जिसमें मुख्य तौर पर जो है ना गो आईबीबो का आजकल आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हो। तो रेसिडेंशियल या लॉजिंग पर्पज
पर्पज के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर तभी जिम्मेदार होगा जब वो होटल वाला अनरजिस्टर्ड है, मतलब नॉट लायबल फॉर रजिस्टर्ड है। हाउसकीपिंग में जिसमें अर्बन क्लैप का आप जैसे यूज करते हो, तो प्लम्बिंग या हाउसकीपिंग या कारपेंटिंग का कोई भी सर्विसेज लेते हो, तो उस सिचुएशन में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर तब लायबल होगा जब ये हाउसकीपिंग वाला अनरजिस्टर्ड हो। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों ने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की पूरी कहानी कंप्लीट की। कहीं कहीं एग्जम्पशन की कहानी रह गई है, जैसे कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का मामला एक मामला हो गया, और दूसरा मामला आपका गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के अलावा दूसरा मामला हो गया ट्रांसपोर्ट का मामला हो गया, जिसको हम लोग एग्जम्पशन चैप्टर में अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। इसी के साथ 20 मिनट में ये चैप्टर को डिटेल में हम लोगों ने पूरा रिवाइज किया। जयराम जी की।